कहते हैं ना कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, तूने अपनाया ही नहीं। ये जिंदगी का गीत है कि मौत से भी प्रीत है। डरो नहीं, रुको जरा, मुझे भी साथ ले चलो। ये घर नहीं मजार है कि मौत से भी प्यार है। लो चूमता हूं मौत को, मुझे भी साथ ले चलो। एडिसन ने बल्ब बनाए थे, कितने बल्ब फ्यूज हुए? बिल्कुल। लोग कहते थे बेवकूफ, इतने बल्ब फ्यूज कर दिए। वो कहता आप बेवकूफ हैं, आपको सिर्फ एक चीज पता है कि 2 चीजें मिला के बल्ब जलता है। मुझे कम से कम 2500 चीजें पता है कि किन से बल्ब शॉर्ट होता। हाँ, पहले से भी सीखता है, से भी मैंने सीखा। बिल्कुल सर। तो ऐसा ठाकरे जी यही कहते थे कि कमबख्त तो किसी को मार नहीं सकते, तो कम से कम मारो मारो तो चिल्लाओ। अच्छा, डरा दो उसको। हम लड़ेंगे, लेकिन पीछे जो भीड़ है कम से कम ये तो चिल्लाओ, मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को। उससे आगे वाले का पावर बनता। पीछे खड़े करो, ये भी नहीं बोल पा रहे मार, अरे तुम क्या मारोगे, तुम तो पीछे चिल्लाओ तो हमको सपोर्ट तो करो। सही बात है। तो तुम मार नहीं सकते तो मारो मारो तो बोलो। ये जिंदगी है एक रंगमंच मेरे दोस्त, यहाँ आना है, किरदार निभाना है और चले जाना है। प्ले अगर अच्छा हुआ तो मिलेंगी तालियां, वरना गालियां तो तय है ही। जी हाँ, आज आपके अपने पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट सैल्यूटिंग द इंडियन वॉरियर्स सीजन 2 के इस नए एपिसोड में मैं आपकी अपनी होस्ट प्रिया झाला पिछले 30 सालों से वास्तविक रूप से रंगमंच से जुड़े ब्रेव हार्ट्स इंदौर के श्री संदीप दुबे जी का स्वागत करती हूँ। मनोरंजन की दुनिया में श्रीमान संदीप जी की यात्रा नाटक के प्रति उनके जुनून के साथ शुरू हुई। उनके निर्देशन ने मंच की शोभा बढ़ाई और कई शहरों में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे थिएटर की परिदृश्य पर एक अमिट छाप पड़ी। इन्होंने 150 से अधिक रेडियो नाटकों का निर्माण और निर्देशन किया, जिसमें से प्रत्येक अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है। अपने कलात्मक प्रयासों के अलावा श्रीमान दुबे एक सम्माननीय गुरु और शिक्षक भी हैं। वर्तमान में थिएटर और रेडियो जॉकी के लिए समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा चलाते हैं, जो प्रतिभाशाली कलाकारों और प्रसारकों की अगली पीढ़ी को आकार देता है, जो कि रेडियो एवं थिएटर के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आतुर युवाओं के लिए एक सोपान का काम कर रहा है। रेडियो के क्षेत्र में श्रीमान की विशेषज्ञता चमकती है। उन्होंने माई एफएम, बिग माई एफएम में पूर्व प्रोग्रामिंग प्रमुख के रूप में काम किया है, जहां उनके अभिनव दृष्टिकोण और दर्शकों की प्राथमिकताओं की गहरी समझ ने सामान्य कार्यक्रमों को आकर्षक अनुभवों में बदल दिया। रेडियो उद्योग में उनका योगदान अद्वितीय रहा है, जिससे लोगों ने रेडियो मनोरंजन को देखना और आनंद लेने के तरीकों को आकार दिया। आप श्रीमान मंच और रेडियो तरंगों तक ही सीमित नहीं रहे, आपने दृश्य मीडिया की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई। फिल्मों और धारावाहिकों में आपका काम, जिसमें जरा हटके जरा बचके, कमांडो 3, जुर्म और जज्बात, एक दूजे की परछाई और तिब्बे जैसी उल्लेखनीय प्रस्तुतियां शामिल है, जो कि एक अभिनेता के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। नाट्य मंच पर श्रीमान ने अब तक 75 मंचीय नाटकों का निर्देशन किया है। प्रत्येक प्रस्तुति उनकी रचनात्मकता और समर्पण का प्रणाम है। संदीप दुबे द्वारा निर्देशित नाटकों में प्रमुख हैं गोदान, सखाराम बाइंडर, आधे अधूरे, हाय हैंडसम, जिस लाहौर निवेख्या, कालचक्र, संध्या छाया, थैंक यू मिस्टर गलोड, माया राम की माया, जन्नते कश्मीर, सिया के राम, भूख आग है, एक और द्रोणाचार्य प्रमुख है। अगर आप थिएटर नहीं गए तो आप निश्चित रूप से जीवन में कुछ ऐसा खो रहे हैं जो वाकई बहुत खूबसूरत है। हम सभी को थिएटर का अनुभव करना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ खास और अनोखापन है। जीवन में हर कोई एक कलाकार है जो अपनी भूमिका निभाता है और साथ ही अपनी सामाजिक, पारिवारिक और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाता है। हम स्वागत करते हैं ऐसी ही जिंदगी एवं रंगमंच के बीच सामंजस्य रख जनसाधारण को आगे बढ़ाने की भावना रखने वाले ब्रेव हार्ट श्री संदीप दुबे जी का। पंचायत और गुल्लक, ये 2 नाम शायद आप सभी ने सुने होंगे। ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें हम कहीं ना कहीं किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं।
ये दो ऐसी सीरीज हैं जिसे हम फैमिली या अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। इन सीरीज को देखकर कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ या अपनी जो रियल लाइफ है उसकी याद आती है। और उन कलाकारों को तो आप बहुत अच्छे से पसंद भी कर रहे हैं आजकल, और पंचायत का तो नया ट्रेलर भी अब रिलीज हो गया है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कुछ नया आपके पास लाया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट्स पे। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपना करियर कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर में बनाना चाहते हैं। तो उन्हें ही ये वाला एपिसोड हम डेडिकेट करते हैं। हमारे साथ जो हमारे आज गेस्ट हैं वो हैं संदीप दुबे सर, जो रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा के ऑनर हैं। पिछले 35 सालों से आर्ट के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं प्रिया झाला सल्यूट अकेडमी की तरफ से अपने इस पॉडकास्ट अ टॉक विद ब्रेव हार्ट्स में संदीप सर का स्वागत करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आज हम बहुत खुश हैं, मतलब हम थोड़ा सा लीक से हट के बातें करेंगे आज। अभी तक वही है ना कि बच्चों को पढ़ाना, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बातें होती थी, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर जिनके मन में रहती है ये बात कि मतलब हम वीडियो बनाएंगे या हम इस तरीके की कुछ चीज़ें करेंगे। और कहीं ना कहीं सर मैं भी आपसे जुड़ी हुई हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो जो मैंने अनुभव किया कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स, किसी भी, नॉट ओनली स्टूडेंट सर, हर एज का बंदा अगर थिएटर ज्वाइन करता है तो शायद उसका सर कंप्लीट डेवलपमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है सर। तो सर इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? डेफिनेटली रंगमंच एक ऐसी विधा है जिसमें आपका सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल सर। जरूर नहीं है कि हम कोई एक्टर बनना चाहें या बम्बई जाना चाहें, और इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट में डॉक्टर्स भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, वकील भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने डिग्री पास की है, लेकिन उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया। और बड़ी दुख की बात है कि हमारे स्कूलों में यदि पढ़ाया जाता है तो सिर्फ लिखना सिखाया जाता, बोलना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल सर। और इसीलिए गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है कि थिएटर को एक सिलेबस में लिया जाए स्कूलों के, क्योंकि थिएटर एक ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी लोगों को कन्विंस कराता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है, नाना नानी, दादा दादी जब छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते थे तो वो कहानियां आज भी लोगों को, बच्चों को याद रहती, बिल्कुल सर। क्योंकि वो कहानियां वो एक्सप्रेस करके सुनाते थे। बिल्कुल सर। मछली जल की रानी है, या फिर जिस तरह से चंदा मामा दूर के, तो वो एक्सप्रेशन के साथ जब बच्चों को बताते हैं तो बच्चे आपका लिप पकड़ते हैं और आपके हाव पकड़ते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। सो थिएटर एक ऐसी चीज है जो कि आपका पूरा डेवलपमेंट करता है। डिक्शन, प्रोनाउंसिएशंस, मॉड्यूलेशंस, ये तीनों चीजें मिलके एक संवाद बनता है, एक सेंटेंस बनता है। और ये तीनों चीजों की कमी है। लोगों को ये पता नहीं होता कि डिक्शन क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशंस क्या होता है, और इसीलिए उनका एक सेंटेंस परफेक्ट नहीं होता। और यही रीजन है कि जब हमारे कॉलेजेस में या स्कूलों में कैंपस होता है और कंपनियां लेने के, चयन करने के लिए आती हैं बच्चों को, तो उसमें से 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। आता सबको है, सभी ने एक साथ डिग्री पास की है, क्योंकि 100 में से एक बच्चे ने अपने आप को परफॉर्म कर पाया, इसीलिए वो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल सर। ठीक है। सो थिएटर ये डेवलप करता है कि आपको एक्सप्रेस कैसे, और आजकल का जमाना एक्सप्रेशन का भी नहीं है, आजकल का जमाना है एक्सप्लोर करने का। बिल्कुल सर। अपनी बात को कितना फास्ट तरीके से, कम शब्दों में आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि सर सुनने को तो कोई बैठा नहीं है, कोई नहीं। बिल्कुल सर। yes, हाँ। yes. जिस तरह से आपने कार्टून देखा है कि कार्टून होते हैं पेपर में, कितना छोटा सा कार्टून कॉलम होता है, बिल्कुल, लेकिन 2 लाइन में वो कार्टून पूरी चीज, पूरी हिस्ट्री एक इमेजिन करा देता है। बिल्कुल सर। वैसे थिएटर आपको कम समय में सारी चीजें बता देता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो थिएटर आपको इम्प्रोवाइज करता है, आपको प्रॉपर तरीके से आपका यूटिलाइजेशन टाइम का बताता है, टाइम मैनेजमेंट बताता है, डिसिप्लिन समझाता है। तो कायदे से ये देखा जाए कि थिएटर आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेकर आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आपने भी बात की सर, स्कूल में सिलेबस में इसको अगर ऐड किया जाए तो किस तरीके से सर हम इसको देखते हैं, कैसे बच्चों के विकास में ये
हेल्प करेगा सर, कैसे हेल्प कर पाएगा? मैंने काफ़ी स्कूलों में यहाँ पर जैसे शिशु कुंज स्कूल है या प्रेस्टीज कॉलेज है, ऑनली स्कूल्स हैं, मैंने उसमें एक सिलेबस बना के दिया है और मैं उसमें एज ए फैकल्टी भी मैं गया हूँ जी सर। और मैंने बच्चों को पूरा 1 ईयर 6 मंथ 3 मंथ का उनको प्रॉपर तरीके से उनका एक सिलेबस तैयार किया है जिसमें कि उनको इंटरेस्ट के साथ किस तरह से वो अपना डेवलपमेंट करना है वो हम उनको उसमें बताते हैं। अच्छा, तो सर जब आप बताते हैं तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब डेफिनेटली बच्चों को बहुत मजा आता है। मजा आता है? मजा आता है क्योंकि थिएटर में क्या होता है कि आओ कुछ नया करें, कुछ नया, हर दिन नया। और थिएटर एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती, उसमें जो पढ़ता है उसको परफॉर्म भी करना पड़ता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कॉलेज या स्कूल में प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं बिल्कुल सर। कि क्लास में पढ़ते हैं, उसके बाद में आइए प्रैक्टिकल में चल के देखें कि ये होता कैसे है। बिल्कुल पढ़ लिया कि H2O ऐसे होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है, कैसे बनता है। बिल्कुल सर। और लोगों को ट्रस्ट तभी आता है जब लोगों को आप बताते हैं कि इस तरह से बनता है, वरना लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। आज के समय में रेफरेंस बहुत जरूरी है और थिएटर रेफरेंस के साथ आपको आगे बढ़ाता है। बिल्कुल सर। तो थिएटर की ये पावर है कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको डेवलप कराता है। जी सर। तो सर जैसे आप सर लगभग आपके लाइफ के आपने 35 इयर्स थिएटर को भी दिए हैं और रेडियो को भी दिए हैं, तो सर थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में, कहाँ से शुरुआत होती है और किस तरीके से आपने, मतलब क्यों इंटरेस्ट क्यों आया सर? क्योंकि बच्चे तो बहुत कम होता है ना ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये सब करना है। देखिए, मैंने बताया कि एक्टिंग कांट टीच, कोई एक्टिंग को पढ़ा नहीं सकता, एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती, एक्टिंग अंदर से जीन्स होते हैं, एक्टिंग अंदर से आना चाहिए। तो जब मैं छोटा सा था, ग्वालियर में था, तो करीब 7-8 क्लास में रहा हूँगा जी। तब से मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे स्टेज पर जाने की बड़ी ललक थी। मतलब आपको लगता था, Yes. आपको डर नहीं लगता था सर? हाँ। तो डर शुरू में तो लगता है, हाँ हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब आपको वो डर आपका कब खत्म होता है, जब आपको सक्सेस मिलती जाती है। बिल्कुल सर। जब फेल्यूर मिलता है तो आपको डर बैठ जाता है, और जब सफलता मिलती जाती है तो आप एक पायदान आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है अब इससे कुछ अच्छा करना चाहिए। तो जो कॉलेजेस के जो इंटर स्टेट या कॉलेज लेवल के या स्कूल लेवल के जो कॉम्पिटिशन्स होती थी, फेस्टिवल्स होते थे, उसमें हमको परफॉर्म कराने के लिए मंच पर लाया जाता था और उसमें हम ट्रॉफी जीत के लेके आते। तो जब एक ट्रॉफी जीता तो उसके आगे फिर हमको एक बड़े सर्कल में भेजना चालू किया, फिर कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में भेजना चालू किया, फिर MP लेवल पर हमने कंपटीशन किया। इस तरह से जब आगे 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 सफलता मिलती गई तो फिर और रास्ते खुलते चले गए। बिल्कुल सर। और फिर मुझे लगा कि देखिए, आज जितने भी आर्टिस्ट हैं, आज इंडस्ट्री में भी जितने लोग हैं, वो सफल क्यों हैं? आज वो सफल इसलिए क्योंकि वो थिएटर से जुड़े हैं। बिल्कुल। और थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है, थिएटर का मतलब मैंने बताया जैसा कि आपको वॉइस भी आपकी परफेक्ट, डिक्शन प्रॉपर होना चाहिए और साउंड भी आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो किस तरह से बाँच रहे हैं। तो इसलिए आजकल थिएटर में स्टोरी टेलिंग भी चल गया है कि स्टोरी पढ़ने की भी एक कला है, हाँ, वो भी थिएटर के अंदर। बिल्कुल सर। किसी भी चीज़ की स्टोरी किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से पॉजेस लेते हैं, किस तरह से आप, तो वो थिएटर डेवलप करता है। तो मुझे लगा कि थिएटर में लोगों का दिल तभी जीता जा सकता है कि लोग मंच पर आपको देख रहे हैं, लेकिन मंच पर देखने के साथ साथ सुन भी रहे। तो देखने के लिए तो आपने एक्टिंग में परफेक्ट हो गए, पर आपकी आवाज़, आपकी डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर नहीं है तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने अपनी वॉइस पर काम किया और एज ए वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया। अच्छा, आपने वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम? मैंने साउथ फिल्मों में हिंदी की डबिंग किया, अरे वाह। रेडियो में भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट किया, बहुत सारे जिंगल्स बनाए, ऐड किए जी और धीरे धीरे करके मैंने करीब 250-300 रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखी, जी। रेडियो नाटकों में काम किया, आकाशवाणी में काम किया। सर ये बताइए ना थोड़ा, रेडियो नाटक कैसे होते हैं सर? कुछ बता, थोड़ा डिटेल में जानना। रेडियो नाटक जो होता है उसमें आपको दर्शक दिखाई नहीं देता। ये मान के चलिए कि आप यहाँ बैठे हैं और सामने दर्शक है, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए, तब आप अपने आप को कैसे परफॉर्म करेंगे? अच्छा। यस, रेडियो जॉकी का जिस तरह से काम होता है, रेडियो जॉकी उसी तरह से परफॉर्म करता है, उसे लगता है सामने मेरा लिसनर बैठा है,
वो इमेजिन करना। इमेजिन करना, बिल्कुल। इमेजिन करना। हम्म, और उसमें बहुत सारी चीजें काम करती हैं आपकी, लाइक ब्रीथिंग, कि आप अपने ब्रीथ पर किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके उतार चढ़ाव पर किसको कैसे कर रहे हैं, मॉड्यूलेशंस पर कैसे कर रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है या नहीं है। ये सारी चीजें आप, तो कि वहां पर आपका कोई फेस नहीं दिख रहा, तो लोगों का दिल आप कैसे जीतेंगे, इन्हीं कंटेंट से जीतेंगे। फिर आपकी स्क्रिप्टिंग कैसी है। रेडियो में जरूरी होता है कि आप जो बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप कैसे बोल रहे हैं, जरूरी है आप क्या बोल रहे हैं। आपके पास कंटेंट्स होना चाहिए। आवाज पतली, सुरीली, भारी, ये कोई रेडियो के लिए जरूरी नहीं है। आपकी भारी आवाज भी चल जाएगी, लेकिन कंटेंट्स क्या है। आप कम समय में, क्योंकि एयर टाइम होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, तो आप कम समय में अपने लिसनर को क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे प्रभावित। कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो आपके पास टिप्स पर चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक लंबा समय नहीं है लोगों के पास, क्योंकि आज के दिल्ली में आप देखेंगे कम से कम 85 रेडियो स्टेशन। हाँ सर, बिल्कुल। एक सेकंड के अंदर जब ऐड आता है लोग चेंज कर देते हैं रिमोट से। ऑप्शन बहुत हो गए ना आपका सर। कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल सर। यस, तो आपको उतना परफेक्ट होना। परफेक्ट होना पड़ेगा, उतना स्टडी आपको करना पड़ेगा। आज के समय में कोई भी आपकी बकवास सुनने नहीं आता कि एवरीबॉडी इज स्मार्ट। सही बोल रहे हर आदमी कहता है ये तो मैं भी बोल सकता हूँ। हैं। तो सबसे पहले जैसे स्टेज पर यदि जाते हैं या आप स्टेज पर कोई स्पीच देने जाते हैं, तो 7 सेकंड्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 7 सेकंड्स रूल होते हैं। 7 सेकंड में, 7 सेकंड के अंदर आपको स्टेज पर जाके ये बता देना होता है कि हम क्या करने आए। और वहीं पर लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं, और सुनो ये बंदा कुछ अलग आया है। और आप बोलेंगे कि अभी तो बस हेलो आए करें, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा मैं क्या हूं, तब तक लोग चले जाएंगे। स्टेज पर आते हैं आपको फटाफट बताना कि यस मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, और आपका मेरा प्रोग्राम सुन के क्या भला होने वाला। बिल्कुल सर। तो जिसको कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट बता दीजिए कि यहां पर मैं क्यों आया हूं, तो लोग रुकेंगे। तो इस तरह के कुछ टिप्स होते हैं जो कि आपको रेडियो में, आपको थिएटर में आपके काम आते हैं, जिससे कि आप लोगों को 3 घंटे तक रोक लेते हैं। तो सर ये आपके सिलेबस का पार्ट रहता है जो आपके साथ। रेडियो का अलग सिलेबस रहता है जी। और थिएटर का अलग सिलेबस रहता है। अच्छा, दोनों के अगर कोई कोर्सेज करना चाहते हैं या आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपसे मिल सकते हैं, पर दोनों के सेपरेट कोर्सेज है और टाइमिंग भी अलग लेना होगा सभी। क्योंकि वो जो रेडियो का जो कोर्स होता है वो टेक्निकल होता है। अच्छा। उसमें हम उसको कंटेंट राइटिंग सिखाते हैं, टॉपिक देते हैं। 365 दिन होते हैं हमारे। 365 दिन में 365 डे भी सेलिब्रेट होते होंगे। सिर्फ होली, दिवाली और यही तो नहीं मनाया जाता बिल्कुल सर। कि बस 4 त्योहार मनते हैं, ईद और खत्म हो गया। सही। हर दिन आप सर्च करेंगे, हर दिन एक नया दिन होता है। अच्छा। कभी आइसक्रीम डे, तो कभी चॉकलेट डे, कभी चॉकलेट आइसक्रीम डे, कभी फ्लावर डे, तो कभी रोज डे, तो कभी सनफ्लावर डे, कभी दाल का दिन है तो कभी चावल का दिन, बिल्कुल सर। कभी पेन का दिन है, कभी किताब का दिन। तो हर दिन एक नया दिन सेलिब्रेट होता है। आप डाल के देखेंगे गूगल पर तो आपको पता पड़ेगा कि आज स्पेशल डे क्या है, वो बता देगा। वो भी कम है। एक दिन में 5-5, 6-6 दिन भी होते। मदर्स डे तो यहाँ अलग होगा, बाहर अलग मनाया जाए। फादर्स डे, फिर इंटरनेशनल फादर्स डे। हाँ, वो नेशनल और इंटरनेशनल में फर्क आता है। अब आपको उसमें से ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका लिसनर किस चीज पर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। आप इंदौर में कोई प्रोग्राम दे रहे हैं और आप बता रहे हैं को कनाडा के बारे में, डे सेलिब्रेट जो सेलिब्रेट होता है, यहाँ की पब्लिक को क्या मतलब। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से एक फन के साथ, इसलिए हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देते, उसके साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। इसलिए हम लोगों को कहते हैं इन्फोटेनर। इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। यस, हमको इन्फॉर्मेशन तो देना है, पर एंटरटेनमेंट के साथ, लोगों का मनोरंजन के साथ कोई चीज बताएंगे तो लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। और डांट के बताएंगे तो कोई बात सुनने नहीं वाला। हेलमेट लगाओ वरना मर जाओगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन अरे यार क्या कर रहे हो यार, तेरे बीवी बच्चे हैं यार, हेलमेट लगा लेना यार, क्या जाता है। सही है, तो सेफ भी रहेगा, तेरा कचरा भी नहीं जाएगा। देख, और तेरा कितना सुंदर सुंदर यार सनक्रीम लगाता है, सब खराब हो जाएगा यार तेरा फेस यार, फिर यार तेरी शादी होने वाली है, क्या देगी वो है। तो इस तरह की चीजें वो देखता है कि ऑडियंस की पल्स क्या है,
वैसे थिएटर में ऑडियंस की पल्स पता करते हैं कि कहाँ पर व्हाट हैपेंड, अब क्या होने वाला है। पब्लिक कहती है अब आगे बताओ क्या, क्यों पब्लिक 1.5 घर आगे चलती। आप कोई चीज कर रहे हैं तो पब्लिक को उसको आगे पता, हाँ मुझे पता आगे क्या हो, हाँ, कई बार हम ही नहीं बोलते थे सर मूवीज। सब यार पता है बनती Yes, but- क्या, और अरे वो मरेगा, वो मिल जाएगा और एंड हो जाएगा। बिल्कुल आप कहते नहीं, मुझे पता है तेरे को आगे पता है, मैं वहीं पर ट्विस्ट करूंगा जहां पर तुझे पता है। फिर तू कहे यार शिट ये तो मुझे पता ही नहीं, पता ही नहीं था। और जहां पर उसको पता नहीं था वहीं पर आपकी सक्सेस है, वहीं पर आपकी जॉब चालू होती है कि जहां तुझे नहीं पता था वहां मुझे पता था। हम्म। यहीं पर आपकी मास्टरी हो, जी। एज ए एक्टर, एज ए रेडियो जॉकी, एज ए स्टेज आर्टिस्ट। तो सर इस तरीके से शुरुआत हुई आपकी, मतलब ग्वालियर से ही आपने शुरुआत की। हुआ और बड़ी लंबी जर्नी चली, और लोगों को मतलब उस समय तो, आजकल तो बहुत क्रेज है थिएटर का, हर माँ बाप अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में डालना चाहते हैं। एक समय तो हम करते थे, हमारे पेरेंट्स कहते थे क्या ये भांड का काम कर रहा है, क्या मेरी नाक कटेगी जगह जगह, तू गणेश चतुर्थी हो उस पर प्रोग्राम करता हुआ क्या है। आज के समय में अप्रिसिएशन मिलता है, उसमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। आजकल इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, लाइक महाराज जो इंस्टीट्यूट होगा, मंच आर्ट होगा, तो हमारे यहाँ कम से कम इंदौर शहर में हमारे यहाँ से 700 से 800 आर्टिस्ट हमारे यहाँ से पढ़ के बाहर निकले हैं, जी जो इंडस्ट्री में, फिल्म सीरीज में, वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ से सीख के निकले हैं, और आगे जाके सक्सेस उनको मिल रही है क्योंकि उन्होंने बेस पकड़ा है। जी सर। बेस बहुत जरूरी है। लोग बाग, आपने जैसे अभी पूछा कि आजकल वो यूट्यूबर बन रहे हैं या टिकटॉक कर रहे हैं या इस तरह से वीडियो बना रहे हैं, तो वो क्या, देखिए वो भी एक प्लेटफॉर्म है ना, बनाना कोई गलत बात नहीं है, बनाई प्लेटफॉर्म ही इसलिए कि आप आइए, आप उस पर परफॉर्म कीजिए। लेकिन सर जैसा अभी आपने बोला कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, यस, इंफॉर्मेटिव तो है ही नहीं भाई। नहीं है, इसलिए लंबे समय तक नहीं चलते। कुछ दिन किया और उन्होंने देखा कि इतने लाइक, तो उसके बाद डिसलाइक होने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो वो इस तरह से हर चीज का एक अपना एक सफलता का एक पैरामीटर है। कुछ लोग कोई प्रोग्राम चालू करते हैं, जैसे आपने पॉडकास्ट चालू किया, तो आपका मकसद है कि इसके साथ साथ हम लोगों तक, इस समाज में चेतना लाएं, बिल्कुल लोगों तक कोई बात करें, लोगों को बताएं, लोग जुड़े, और फिर हम उनको और मल्टीप्लाई करें, जी बिल्कुल। तब आपकी सफलता है। ना कि आइए हम फटाफट ये करते हैं और आज जाइए अपना वीडियो बनाइए, आइए बताते हैं यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते नहीं, क्या बनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है सर। एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट का सर जो हमारे माइंड में आया था, उसका रीजन भी यही था कि चैनल्स बहुत सारे हैं, लेकिन सर रियल इन्फॉर्मेशन रियल पर्सन के थ्रू जाएगी ना। जैसे सर मैं कितना भी ज्ञान बता दूं कि मुझे थिएटर के बारे में ये पता है वो पता नहीं, आप इस फील्ड में हैं तो आप जो बताएंगे शायद उस पर लोग ज्यादा विश्वास करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं, हम ऐसा कुछ नया नहीं बताते। अभिनय का दूसरा नाम होता है अनुभव, जो अनुभव होता है वही शेयर करते हैं। बिल्कुल। और इसलिए ये परफॉर्मिंग लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें कभी भी रिटायरमेंट नहीं होता। हर लाइन में रिटायरमेंट होता है, 60 साल के हो गए रिटायर्ड हो जाइए, फिर साल बाद रिटायर्ड हो जाइए, लेकिन इस लाइन में आप जितना आपका अनुभव होता जाएगा उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और निखार आता जाएगा। बिल्कुल सर, है ना। सो थिएटर बहुत अच्छी चीज़ है। थिएटर से गए हुए लोग देखिए कभी फेल नहीं हुए। बिल्कुल। क्योंकि थिएटर स्ट्रगल करना सिखाता है। थिएटर ये नहीं बताता कि देखो शाहरुख खान कैसे बनते हैं, ठीक है, ये बताता है कि 20 साल तक शाहरुख खान कैसे स्ट्रगल किया। बिल्कुल सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है चौचों का। बिल्कुल सर। तो आप कर रहे हैं कुछ, तो ये इतना आजकल लोगों को उसके पीछे का स्ट्रगल पता नहीं है, उनको बस उसका ग्लेवर लगता है। हाँ। सपनों की दुनिया, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़न खटोला, खूबसूरत लड़की, गाने, लेकिन उसके पीछे की दुनिया शायद उसको पता नहीं। जब उसको थिएटर उसके पीछे की दुनिया बताता है कि बेटा ये आसान नहीं है, और जब थिएटर करके लोग जाते हैं तो बड़े मैच्योरिटी के साथ जाते हैं और इसको प्रोफेशन बनाते हैं। लोग कहते हैं मेरा पैशन नहीं, मेरा मानना है पैशन कोई चीज ही नहीं होती, हमेशा प्रोफेशन मानना चाहिए किसी चीज को। अच्छा। लोग कहते हैं ये मेरा पैशन है, पैशन माने शौक। आज गया कल नहीं गया। मैंने पहले ही कहा था मेरा शौक है, तो कभी मन होता है चले जाते हैं, शौक किया। लेकिन लोग कहते हैं ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है। तो जब किसी चीज को धंधा मानता है तो उसकी केयर करता है। बिल्कुल सर।
और तभी फिर वहां से रिटर्न आता है। जब आप शौक है, आपके घर कोई काम करने वाला आता कहता देखिए मैं काम तो करूंगा आपके यहाँ, लेकिन ये मेरा शौक है, कभी आऊंगा कभी नहीं आऊंगा, तो आप रखेंगे उसको? नहीं रखी। अरे भैया ये तो बहुत डेंजरस आदमी है। कभी आएगा कब शौक बोल रहा है कोई बोले सर आई लव थिएटर और मैं सीरियस हूँ इसके लिए और ये मेरा प्रोफेशन है सर, मैं यही मेरा धंधा है, मैं काम करूंगा, इससे मैं पैसा चाहता हूँ। और जिस आदमी के अंदर पैसे की भूख हो वो आदमी सब कुछ करेगा। बिल्कुल जैसे पैसा ही सब कुछ कराता है, तो पैसे की नीड होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी है ना सर, आपके कोई सपने ही नहीं है, आप एकदम तो क्यों करना चाहते हैं? बस ऐसे करना, ऐसे कोई नहीं करता। सही बात है, रियलिटी तो यही है। और पैसा लोग कहते पैसा नहीं मिलता, पैसा ऐसे नहीं मिलता, करोड़ों रुपए लगते हैं फिल्म बनने में, बिल्कुल। कोई आपको ऐसे ही रख लेगा क्या? क्योंकि आजकल का जमाना 100 में से 60% का नहीं है, बच्चे के 60% आ गए ट्रॉफी मिलती थी। आजकल का जमाना 100 में 100% का है, बिल्कुल सर, और 100 में 100% वाले भी 100 लोग बैठे हैं वहां। बहुत कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन से कट आउट होता है कि किन पहले 5 को ले रहे हैं। सर हमारे यहाँ ऐसे 3-3500 4000 वैकेंसी निकलती है और 20 लाख फॉर्म भरते हैं सर। यस, अब सोचो आप कितना। बिकॉज कॉम्पिटिशंस वेरी है, Very. lot of companies, lot of film productions house are there। वही तो अब आपको उनमें से निकलना है तो कुछ अलग निकलना पड़ेगा, जो दूसरों से अलग आपको दिखना चाहिए। और अलग दिखने के लिए आपको थिएटर, यदि इस लाइन में जाना, थिएटर करना आवश्यक है ही। ओवरऑल आपके डेवलपमेंट के लिए अपने आप लोग कहते हैं ना कि देखो वो यदि कोई स्पीच देता है या कोई प्रवचन करता है वो बाबा या वो कुछ, तो उसका चेहरे पर तेज है। तेज, हाँ ये बादाम और अखरोट की तेज नहीं है, ये उसमें आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, नॉलेज की तेज है। तेज है, बिल्कुल सही। कुमार विश्वास पे यदि आप देखेंगे तो कुमार विश्वास को खाने पीने की तेज नहीं है, सही बोल रहे हैं, नॉलेज है, वो पढ़ता है उस चीज को। सही बात। और पढ़ता है तो उसको तेज इस बात का है कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे निर्भीक हूँ, उसका आंसर दे दूंगा मैं, बिल्कुल तो सही बात। चेहरा तो वही सूख जाता है कि किसी ने कुछ पूछ लिया और ना जवाब दे पाए, तो इसलिए तेज नहीं आ पाता। तेज तभी आता है यस पूछो क्या पूछोगे, तो उसके लिए तैयारी होके जाती। तो थिएटर वो तैयारी कराता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल सर। तो सर इस तरीके से ग्वालियर में आपका समय रहा, और सर जैसे जो इंदौर है हमारा, यहाँ पे सर मराठी थिएटर्स का ज्यादा क्रेज था। सर यहाँ पे आके आपको हिंदी थिएटर आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो सर ये हम थोड़ा सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, जब मैं ग्वालियर से इंदौर आया तो मैंने देखा कि यहाँ हिंदी थिएटर होता ही नहीं था। 1-2 लोग थे, वो लोग करते थे, कभी कभार कर लिया। अधिकतर लोग मराठी थिएटर सानंद न्यास यहाँ पर है, तो वो लोग क्योंकि वो संगठित है, उनको किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं, उनके अपने 10-20 हजार खुद के मेंबर हैं, मेंबरशिप लेते हैं और अपने उन्हीं लोगों के लिए प्ले करते हैं, वही लोग प्ले करते हैं और अपना शो देखते हैं। दर्शक भी उनके हैं, कलाकार भी उनके। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर हिंदी भाषी लोग तो बहुत बटे हुए, हिंदी थिएटर नहीं है, तो मेरे मन में आया कि जूता वहीं बेचना चाहिए जहाँ पर लोग जूता देखा नहीं हो किसी ने। देखा हो तो सब जानते हैं, चलो वहाँ क्या बिजनेस करना उससे। मैं लगा यहाँ पर किसी ने देखा ही नहीं, हिंदी थिएटर लोग सब वहीं वहीं जा रहे हैं और ये लोग थके हुए बैठे, नहीं वो हम लोगों को देखने ही नहीं आता हिंदी लोग, अरे कौन आएगा, यहाँ करना चाहिए। तो मैंने आते सबसे पहले सबसे छोटे यहाँ एक ऑडिटोरियम में वो प्रीतम लाल द्वार, हाँ, जो कि थिएटर के लिए नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए, छोटा सा ही। मैंने वहां पर सबसे बड़ा नाटक किया जिसमें अभी आप तैयार कर रही हैं 40 लोगों का गोदान किया आपने। गोदान मैंने उस पर किया, जहाँ पर एक तरफ से वहां पर विंग्स ही नहीं है, वहां पर ग्रीन रूम नहीं है, तो वहां पर मैंने गोदान किया। वहां पर मैंने ताजमहल का टेंडर किया उसी स्टेज में, वहां पर मैंने दरोगा जी चोरी हो गई किया, हाई हैंडसम किया। और सबसे पहला रंगमंच ऑटो ड्रामा था जिसने नाटक की एक रेट डिसाइड की, 50 रुपए का टिकट। अच्छा, पहले टिकट नहीं लगता था? टिकट क्यों, दर्शक नहीं है, लोग फ्री में देखने आ रहे, हमको चाय पिलानी पड़ती थी। तेरा नाटक है, देख लो, तुमको बाद में चाय पिलाऊंगा यार। ऐसा? अरे देखो तुम्हारा नाटक देखा, कल चाय पिलाओ। अच्छा। हाँ, एक तो नाटक कल, अगली बार से नहीं आऊंगा। अरे नहीं यार, चाहे समोसे भी खिलवाऊंगा यार, आना यार, देख लो। आगे इतना ही बहुत है, उसमें टिकट। मैं आया ग्वालियर से, क्या है, हम 2-2 महीने मेहनत करते हैं फ्री, ऐसा क्या है, कोई संतोषी माता ने रात को दर्शन थोड़ी दिए सुबह इतने पर्चे में। बिल्कुल सही है, तो करना ही करना है, जरूरी है क्या? सही है। कोई होटल खाली रहता है इसका मतलब ये नहीं है वो खाना फ्री मिलता है। बिल्कुल सर, पे तो करना ही पड़ेगा आपको। अरे ये तो खाली है, तो चलो चलो चलो, वो तो खाली है, उसका तो पैसे का है कि खाली बना रहे।
मेरे एक भी आएगा तो मैं पैसे लूंगा। वैसे हमने प्रण किया है ना, 2 लोग भी आएंगे पैसा लेके घुसने दूंगा, घुसने नहीं। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग नई दुनिया पेपर दूसरे पेपर पर गए कंप्लेंट करने के लिए, बोले सर कोई संदीप दुबे आया है और बोले नाटक के लोगों से, वो नाटक के दर्शकों से पैसे ले रहा है, 50-50 रुपए पैसे मांग रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होने देंगे। पेपर वालों का क्या भाई, आप पैसे मांग रहे हैं, ये सब क्या क्या गलत करना है, पैसे अपने शो के पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उनका खुद का एक मत है, वो फ्री में दिखाएं या पैसे देके दिखाएं या नहीं दिखाएं। तो वो वापस आए। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने फप्तियाँ कसी, गुस्सा हुए, वोटिंग की, पीछे चिल्लाए। लेकिन फिर उसके बाद में जो लोग चिल्लाते थे उन्होंने सबसे पहले टिकट खरीद के आगे की दीर्घा में बैठ के नाटकों का आनंद भी लिया। फिर 50 रुपए से 100 रुपए हुआ, 100 से 200 हुआ, 500 हुआ, और धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ी। ये आदत की बात, या फ्री में कोई चीज मिल रहा है पैसे की, उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है ना सर। वही भले आप 1 रुपया लो सर, पर लेना है। सही बोल रहे हैं। जब आप किसी चीज के लिए पे करते हो ना, तो आप उसको वसूलने के लिए भी तैयार रहते हो। ये तो सर बैठेंगे आधा घंटे, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो चले जाएंगे। फिर वो आर्टिस्ट की पूरी मेहनत 2-3 महीने की खराब हो जाती है। क्योंकि हर चीज का कॉस्ट होता है। बिल्कुल आप सर। आर्टिस्ट को तो कुछ देते नहीं, आर्टिस्ट को कुछ मिलता नहीं, ठीक है वो अपने पैशन के लिए आते हैं, सीखने आते हैं, लेकिन दूसरे जो एक्सपेंसेस होते हैं, बिल्कुल सर। हॉल वाले को तो शौक नहीं है नाटक करने का, जगह लेने तो भाई जुलूस और जनाजे सबके लिए ना हॉल दे देता है। बिल्कुल उसको किसी से प्यार मोहब्बत नहीं है, भैया कर जाओ, आप कुछ भी करो, पैसा दो। टेंट वाले को तो कोई मोहब्बत नहीं है आपके थिएटर से, बिल्कुल। माइक साउंड लाइट वाले को कोई आपसे वो नहीं, उनको तो पे करना पड़ेगा। सिर्फ जो नहीं लेता है वो लेता, नहीं लेता है वो है कलाकार। और कलाकार सिर्फ इसलिए नहीं लेता क्योंकि भूखा वो पैसे का नहीं होता, उन तालियों का होता है, जिसके लिए लोगों को बुलाता है कि आओ हमको देखो कि हम क्या है। और उसके एप्रिशिएशन से वो धीरे धीरे ग्वालियर से निकल के आज आप की कौन है, आर्यन वो है ना ग्वालियर का जो हीरो, कार्तिक आर्यन, बिल्कुल देखेंगे ग्वालियर का, हम्म। पीयूष मिश्रा ग्वालियर के। बिल्कुल। तो ऐसे कर करके ग्वालियर से उन्होंने चालू किया होगा, वहाँ की ऑडियंस ने उनको अप्रिशिएट किया होगा, फिर दिल्ली गए होंगे, बम्बई गए होंगे, और उनका हौसला बढ़ा होगा, और हौसला बढ़ा होगा तो और आज वो नेशनल लेवल लेवल पर पहुंचे। बिल्कुल। तो ये थिएटर की ऑडियंस ही है जो कि हौसला बढ़ाती है और वो कलाकार को कलाकार बनाती है। जी सर। तो सर जैसे आपने हिंदी थिएटर यहाँ पे स्टार्ट किया, तो सबसे अच्छा सर टिल नाउ, मतलब अभी तक का आपको आपका थिएटर कौन सा याद है जिसमें ऐसा लगा कि मैंने जो जैसा आपने सोचा वैसा आप कर पाए उस थिएटर को सर? देखिए, कोशिश तो हर प्रोडक्शन की उसी मेहनत से होती है, उसी मशक्कत से होती है। लेकिन वो होता है ना सर, हम ग्रेड्स देते हैं कि नहीं इसको मैं इतने नंबर दूंगा, इसको ऐसा कुछ आपको याद हो? अभी तक जो मैंने किया उनमें हमारा जो नंबर 1 प्ले है, जिसको कालजयी प्ले कहना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद का गोदान है। इसको हमने काफी बार किया जी सर। इसलिए भारत सरकार ने हमको इस प्ले के लिए भोपाल में बुलाया। अच्छा। भारत भवन में हमारी पूरी टीम परफॉर्म करने गई। जी सर। तो गोदान बहुत अच्छा नाटक है। फिर एक नाटक बहुत अच्छा है हमारा कालचक्र, जो पेरेंट्स के ऊपर है, वो भी उसमें पूरे 1000 ऑडियंस थी, 1000 ऑडियंस रो गई थी उसमें। अच्छा। यस। तो कालचक्र हमारा बहुत अच्छा प्ले है। जिसके बाद में फिर हमारा एक एडल्ट प्ले है, जो कि अब आज के समय में एडल्ट तो कुछ रह नहीं गया, लेकिन जिस समय हम करते थे उस समय उस प्ले के लिए महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया गया था, इस प्ले को नहीं होने देंगे। वो था सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर। अच्छा, बड़ा फेमस प्ले है सखाराम, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ है। और वो उसमें कुछ गाली गलौज थी, उस समय बहुत बड़ी चीज होती थी कि इस तरह से अरे गालियाँ दे रहे हैं। तो उसको मैंने किया, आज तक किसी ने इंदौर में नहीं किया, उसको मैंने किया। मुझे मॉडर्न थिएटर करने में बहुत इंटरेस्ट आता जी, क्योंकि मैं जैसे रेडियो में होता है ना इन्फोटेनर, इन्फॉर्मेशन विद एंटरटेनर, वैसे ही मेरा थिएटर में कहना है कि मैं बहुत बड़ा थिएटर आर्टिस्ट हूँ और बहुत कठिन कठिन प्ले दिखाऊं और लोग सिर खुजा रहे, तो वो नहीं, सफलता नहीं। बिल्कुल सर। मैं मानता हूं कि मेरा थिएटर वो थिएटर होना चाहिए जिसको कि तांगे वाला, रिक्शे वाला, खोमचे वाला देखे और उसको समझ में आए, बिल्कुल, तब आपकी सफलता है। तो मैं हमेशा मॉडर्न एक थिएटर के साथ में उनको इतना एक लाइट थिएटर करता हूं जिससे कि लोगों को उसके साथ में एक मनोरंजन भी मिले और मैं कनेक्ट भी कर पाए लोग, है ना अपने आप को। टफ करेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं उसको थोड़ा डाइल्यूट करके, थोड़ा सा लाइट करके और उसको लोगों को रीच करता हूँ।
तो मेरे सखाराम बाइंडर मेरा प्ले फेमस रहा है, कालचक्र रहा है, गुरनार रहा है, आधे अधूरे मैंने किया, मोहन राकेश का वो भी बहुत अच्छा प्ले। तो सर जैसे गोदान आप एक बार फिर से करने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए सर हमारी ऑडियंस को कि कहाँ वो आ सकते हैं, देख सकते हैं इसे। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से शायद उनको जानकारी रहे, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है। जी हाँ, तो सर बताइए। ये गोदान यदि कोई हिंदी भाषी प्रांत का होगा या जो हिंदी से प्यार करता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुंशी प्रेमचंद का नाम। बिल्कुल सर, सभी ने सुना है। जी जी। तो मुंशी प्रेमचंद का एक कालजयी उपन्यास था जो उन्होंने आखिरी उपन्यास उन्होंने लिखा, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। ये लास्ट था। यस। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा कृति उस उपन्यास की बिकी, और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हर जगह आप गोदान की किताब जरूर पाएंगे, बिल्कुल आज की युग में भी। तो गोदान एक ऐसा कालजयी उपन्यास है कि जिसको कि पढ़ना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक परिवार की कहानी है, बिल्कुल सर। एक किसान की कहानी है। और किसान की कहानी, किसान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई अमेरिकन होता हो, किसान ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो ये ना कहे कि मैं किसान फैमिली से नहीं रहा। जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहीं ना रहे, वो नहीं रहे, उसके पिताजी रहे, वो दादाजी रहे होंगे। क्योंकि हम लोग की जो आप देख रहे होंगे, जो अभी जो हमारा एक डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान का, ज्यादा से ज्यादा 10 साल 15 साल, बिल्कुल सर। उसके पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। सब कुछ ये 15-20 साल में चेंजेस आए। उसके पहले हम कैसे कैसे लाइफ को आगे लेके आए, हमारे पीढ़ियां, हमारे पेरेंट्स किस तरह से गांव में काम करते करते हम लोगों को उन्होंने शहरों में लेके आए। तो वो सारी एक किसान की आत्मगाथा है कि किस तरह से किसान जूझता है। पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, तो सारे लोग अपना पैसा वहाँ के जो महाजन और सेठ होते थे उन पर रखते थे, क्योंकि कहाँ रखें, रखने की जगह नहीं, उनके पास रखते थे, गिरवी रखते थे, और वो उनको उसके बदले में पैसा देते रहते थे। और जो चीज गिरवी रखते थे वो कभी वापस नहीं जाती, नहीं उठा पाते थे, क्योंकि जब भी वो कहता था कि आज मैंने अच्छी फसल हुई है और मैं साहब ये लेके आया हूँ, मेरा गहने दे दो, तो लालच देता है। वो कहता है अरे क्या जरूरत है गहने की, पैसा चाहिए ना तुमको, और पैसा ले जाओ। तो और पैसा दे देता है, तो और पैसा और पैसा, तो पैसा आप हमेशा उसके गुलाम बने रहते थे। वो महाजनी प्रथा थी। मुंशी प्रेमचंद ने उसकी एक एक बखिया उधेड़ी कि किस तरह से लोग गरीब लोगों पर जुल्म करते रहे, और गरीब गरीब बना रहा और अमीर अमीर होता रहा। फिर उसमें परिवार की कहानियां बताई, किस तरह से परिवार में एक जेलसी होती है, एक भाई किस तरह से भाई के प्रति जलन रखता है और उसकी उधार ली हुई गाय को जहर दे के मार देता है। तो वो भी कहानी ऐसी है कि कोई नहीं कह सकता कि हमारे घर में भाई भाई में झगड़ा नहीं होता। मतलब मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी गोदान, एक ऐसी उपन्यास, एक ऐसा नाटक है जिसमें कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट होते हैं कि हाँ यार ये तो हमारे जैसा किस्सा है, ये तो हमारे घर जैसी कहानी है। तो जब लोगों को लगने लगता है ये जो है ये तो मेरे जैसा व्यक्ति है, तो वो जुड़ जाता है। और पृष्ठभूमि गांव की है, गांव के लहलाते खेत, वहाँ की सौंधी खुशबू, वहाँ के दाने, वो सब चीजें एक साथ एक कम्पैक्ट एक पूरा पैकेज ऐसा बनता है जिसमें लोगों को पता नहीं चलता कि 2.5 से 3 घंटे कब निकल गए। जी, इसलिए गोदान को चुना। और गोदान 23 तारीख को आनंद मोहन माथुर सभागृह है, उसमें इसका शाम को 7:30 बजे इस महानाट्य जिसको कहना चाहिए उसका मंचन हम करने जा रहे हैं। उसमें करीब 25 से 30 आर्टिस्ट होंगे जी, तो सब कुछ देखने को मिलेगा। आप हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, गाने गाएंगे, नृत्य करेंगे और अंत में रोएंगे, और सबसे अंत में कुछ सीख लेके जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल। तो ये गोदान है, आप सब लोग जरूर देखने आइए। बिल्कुल सर, हमारी ऑडियंस सुनेगी और शायद वहां तक पहुंचे, मंच तक, है ना सर। 23 जुलाई इसका डेट है जी, आनंद मोहन माथुर सभागृह, बिल्कुल सर को 7:30 जी। तो सर इस तरीके से हिंदी में आपने शुरुआत की, तो सर किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि सर हिंदी, हम लोग टीचर हैं, एज ए टीचर जैसे अभी हम देखते हैं सर, तो हमारे बच्चे हिंदी में बहुत वीक होते हैं सर। अगर लिख पा रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और पढ़ पा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे हैं। तो सर कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को? जो डिक्शन आप सिखाते हैं वो कैसे हम लोग अपने बच्चों को घर में सिखा सकते हैं सर? देखिए ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी होना चाहिए। आज का पेरेंट्स को समय नहीं होता, तो बिजी हो गए।
और ये पहले माँ बाप को समय होता था, हाथ पकड़ के लिखाते थे, छोटा बड़ा, आ से अनार, आ से आम। जब आप खुद डिक्टेट करके बताते थे तो उस बच्चे को समझ में आता था। बोलो आ, बड़ा मुंह करो, आ, अ, ना, ईक। और इसी चीज पर पिटाई होती थी कि ईक माने एक्सप्रेशन के साथ बोलो, इक दोनों में अंतर। जब आप डिफरेंस बताएंगे तब तो उनको पता चलेगा ना। अभी लोगों को डिफरेंस पता नहीं, लोगों को लगता है हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अधिकतर जगह इंदौर में या और भी जगह बोर्ड पर लिखा होता है दूध भंडार, दूध की जगह दूध लिखते हैं। उज्जवल आज भी लोगों को लिखना नहीं आता कि उज्जवल में जाग कितने तरह का होता है, लोगों को लिखना नहीं आता। लोगों को जो नुक्ता होते हैं, नुक्ता तो छोड़िए, क्या कर पाएंगे भाई लोग। उर्दू का जब हिंदी नहीं प्रॉपर बोल पाते। शाह साहब, मैं हरीश की शादी में गई थी, ना हरीश प्रॉपर है ना शादी प्रॉपर है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें क्या करना, समझ गए ना आप हरीश, शादी समझ गए ना। जब आप समझ गए तो बात खत्म हो गया, क्या करना, हमको क्या करना। ये चीज लोगों को डेवलप नहीं करने दी। थिएटर में हमको करना है क्योंकि हम थिएटर आर्टिस्ट हैं, इसलिए हम लोग उस चीज पर बारीकी से ध्यान देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑडियंस क्या कहेगी, ऑडियंस हमको देख रही है, सुन रही है, हरीश ही बोलना है, उनको कोई चीज से मतलब नहीं है। तो जिम्मेदारी हो जाती है, टीचर्स की तो होती है, पेरेंट्स की भी होती है कि किस तरह से हिंदी पर ध्यान दें। हम लोग हिंदुस्तानी कहते जरूर है, हम लोग आई लव इंडिया कहते जरूर, आई लव हिंदी कहते जरूर है, लेकिन हिंदी के दो शब्द नहीं बोल पाते। बिल्कुल नहीं बोल पा रहे सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ऑडियंस। तो ये प्रॉब्लम, इसीलिए थिएटर, अब थिएटर का क्रेज बढ़ रहा है। तो क्या थिएटर, मैंने बताया ना, थिएटर आपके अंगूठे से लेके बाल तक को वाइब्रेट करता है, हर चीज को डिफरेंशिएट करना बताता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है। तब उनको पता चलता है ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल सर। सो थिएटर सारी चीजों का सर्वांगीण विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, सारी चीज लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखाता है, एक साथ ग्रूम करता है। तो थिएटर जस्ट बैक ग्रूमिंग एक्सरसाइज, ओवरऑल ग्रूमिंग का पार्ट है सर। तो ऐसा नहीं है सर, किसी भी एज का बंदा थिएटर ज्वाइन कर सकता है? किसी भी एज का, किसी भी एज का, किसी भी एज का। और इसलिए आप देखा आपने थिएटर में हमारे यहाँ 7-8-10 साल के बच्चे भी आते हैं, बिल्कुल सर, और 60-70 साल का बूढ़ा भी है। बिल्कुल सर। थिएटर की कोई उम्र नहीं होती। थिएटर में हर किसी का कैरेक्टर होता है, एक माँ बाप का भी होता है, तो बच्चे का भी होता है, तो बहन का भी होता है, तो औरत का भी होता है, तोता, कुत्ता, बिल्ली, सबके लिए जगह है थिएटर में। और थिएटर आपको एक्सप्रेस करना, सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। सोचो, इम्प्रोवाइज करो, इम्प्रोवाइज करो कि सपोज मैं ऐसा होता तो क्या होता, बोलो मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। बिल्कुल पॉइंट। आजकल इतनी दुविधा की बात है, किसी से कहते हैं कि आप अपने बारे में 5 आप स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं लिख पाते सर, इंसान को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमिताभ बच्चन के बारे में पूछे 5 तो कहे साहब मुझे नहीं पता। आप अपने बारे में नहीं बता सकते कि आप 30 साल के हो गए हैं, तो 30 साल आपने कुछ तो कमाया होगा इस धरती पर आकर, तो 5 कुछ तो खासियत होगी कि धरती पर बोझ ही बने आप। सही बात है। 5 कुछ तो ऐसा किया होगा जिसमें आप मरते समय फक्र से परिवार के लोग कहेंगे कि इस बंदे ने कुछ 5 चीजें करके गया। कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ खाना खाया, बस वही। तो फिर कमियां बता दो, तो कहते कमियां, तो आप में कुछ कमियां नहीं है तो भगवान है आप, आपके अंदर एक भी कमी नहीं है। आप कमी तो मैंने कभी सोची नहीं, अंदर क्या कमी, वेरी नाइस, फिर तो आप भगवान। सही बात है, कमी भी नहीं है, अच्छा भी नहीं पता, ऐसा कंफ्यूज है सर, सब कंफ्यूज। तो उसके लिए मैं वही एक्सरसाइज कर रखता हूँ कि सबसे पहले आप अपने जो भी आपकी कमियां हैं वो आप लिखिए, ये कमी, फिर एक एक कमी पर काम करिए, वो चीज काटते चले जाइए। जब सारी कमियां कट जाएंगी तो सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। बिल्कुल। जब कमी बचेगी नहीं तो क्या बचेगा, बाबा स्ट्रेंथ। और सर हर इंटरव्यू, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, किसी भी तरीके की जॉब में जाएं, ये सर पहला ही स्टेप होता है सर, यस, कि आपको अपने बारे में एटलीस्ट लिखना है। जो आपने बताया कि
क्या होता है सर, हम लोग भी जैसे एसएसबी वगैरह का प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसमें एक पीआईक्यू फॉर्म होता है सर। उसमें यही लिखना रहता है, मतलब आपके बारे में, आपको सिर्फ आप होने चाहिए उसमें, कोई उसमें सर इंट्रोडक्शन नहीं चलता कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मैंने ये पढ़ा है, वो तो भैया आपके डॉक्यूमेंट से पता चल रहा है उसको, आप क्या हो ये बताओ उसको। और सर वहाँ पे साइकेट्रिस्ट भी रहते हैं, तो वो लोग तो सर बहुत जल्दी पहचान लेते हैं, कहीं बच्चे तो कुछ तो भी लिख देते हैं। यस, तो शायद इस पे काम करें बच्चे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, कि आपकी वीकनेस को आप लिखें, एक एक वीकनेस को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करें, तो वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। बिल्कुल, क्योंकि वही चीज है। मैं तो कहता हूँ कि इसीलिए कहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट में एक थिएटर का क्लास होना चाहिए, उसको परफॉर्म कराना चाहिए। ये परफॉर्मेंस है, जरूरी नहीं नाटक। चलो अपने बारे में परफॉर्म करो, अपने बारे में बताओ, उसी को परफॉर्मेंस के। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हेजिटेशन खत्म होगा। आता सब है, लेकिन वो कहता बता नहीं पाता कि मैं क्या हूं। जिस दिन वो अपने आप को बताने लग गया मैं क्या हूं, तो हो सकता है कि कुछ और हो सकता है। बिल्कुल सर। तो सर आप अभी वाली जो जनरेशन है सर, जो हमारे पास जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स आते हैं सर, यही 14 ईयर्स से लेके और 22 ईयर्स तक के आते हैं, तो सर उनके साथ यही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लो रहता है, तो सर उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनको अपने आप को जानना होगा कि उनका पैशन क्या है, उनको लाइफ में करना क्या है। लोगों को पता ही नहीं है, माँ बाप ने भेज दिया ये करना है, बस सर ये तो प्रॉब्लम। लेकिन उनका मन कहीं कुछ और, उनका मन कहीं कुछ और है। जिस दिन उनकी जो जिज्ञासा है वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को पहले दिन ही बता दी कि मुझे ये पसंद है, तो कभी गलत नहीं होगा। वो अपने आप को बता नहीं पाते पेरेंट्स को मैं क्या करना चाहता हूँ। पेरेंट्स, देखिए, पेरेंट्स सिर्फ असफलता नहीं चाहते। कुछ भी करो, पेरेंट्स कहते हैं सफल हो। बिल्कुल सर, पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है कि तू एक्टर बने, कि डायरेक्टर बने, कि कंडक्टर बने। सही बात है। जो भी बने उसमें सफल बन, और गलत काम करके पैसा नहीं कमा। बिल्कुल सर। उसको क्या मतलब, उसको पैसा लगाना है, उसको पैसा लगाना है, इसमें लगा दे। तू बता दे बेटा इतना पैसा लोन दिया है, इसमें लगा दो कि उसमें लगा दो, इसमें लगा दो। वो तो पेरेंट्स बाद में लगाने के बाद ये मत कहना वो तो तुम्हारे कहने पर कर दिया, मेरा तो मन नहीं था। क्या करेगा पेरेंट? सही, वो तो मर जाएगा ना कि मैंने तो सबको कर दिया, तुम भूले क्यों नहीं उस समय, सही बात है। मैंने तो पैसा लगाया। तो बच्चे को अपने मन की बात बच्चा कहता नहीं है, करता जाता इसी उस पर कि देखते क्या होगा, देखते कुछ नहीं होता, देखते कुछ नहीं होता। जो सोचा है वही यदि आप करेंगे तो ही होगा। कुछ एकदम कुछ चेंजेस अपने आप नहीं आते। सर बच्चों में ना पेशेंस की कमी है सर, अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है क्या कारण है? और सर जैसे जो विचार है उनके, जैसे क्या होता है, आज कुछ सोच रहे हैं और वो चीज जैसे आपने बोला, बेचारे पेरेंट्स ने 2.5 लाख लोन ले लिया सर, 3 लाख लोन ले लिया, नीट जेईई की फीस भर दी, उनको 1 साल बाद समझ में आया कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, तो सर वहाँ क्या करे, मतलब बच्चा भी क्या करे? पेशेंस की कमी इसीलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चों ने अपने आप को बहुत रिजिड कर दिया है। उन्होंने एक दायरा फिक्स कर दिया कि बस मैं यही करने के लिए आया हूं। उसके साथ उसने अपनी हॉबीज को जगह नहीं दी, फ्रस्ट्रेशन में आ गया। दिन रात उसको बस वही दिखता है, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, माँ बाप की ये करो नहीं तो ये कहेंगे। आप उसके साथ आपने एंजॉय नहीं किया। आप जिस दिन आप एंजॉय करने लगेंगे ना, उसमें हर चीज में मजा आने लग जाएगा। और उसके साथ में जैसे एंजॉयमेंट में आप, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक हॉबी होती है। बिल्कुल सर। उसके साथ हॉबी 24 घंटे पढ़ने से पढ़ाई नहीं होती। आप उसको एंटरटेन के साथ में उसको लिए टाइम बजटिंग कीजिए, हर चीज का टाइम दीजिए, सुबह का टाइम दीजिए। यदि ये टाइम है फिर देखिए आपका कितना डेवलपमेंट होगा। शरीर भी आपका ऑक्सीजन चाहता है। बिल्कुल सर। जब हस्बैंड वाइफ आपस में ऑक्सीजन चाहते हैं, वो दोनों लोग घुटन होने लगती दोनों के बीच। अरे यार, वो जो पूछती है कहाँ गए थे रोज, वो पूछता तू कहाँ गई थी। तो दोनों, जिसको क्या आजकल कहने लगे स्पेस, और स्पेस माने ऑक्सीजन। सही है सर। हाँ। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को, तो वैसे ही बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। वो दूसरी चीजों में और दुनिया में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं, बस वही 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 वही। तो अब बहुत सारी चीजें, कहते हैं ना कि जीने के बहाने लाखों हैं, जीना तुझको आया ही नहीं। कोई भी तेरा हो सकता है, तूने अपनाया ही नहीं। ये जिंदगी का गीत है कि मौत से भी प्रीत है। डरो नहीं, रुको जरा, मुझे भी साथ ले चलो। ये घर नहीं मजार है कि मौत से भी प्यार है। लो चूमता हूं मौत को, मुझे भी साथ ले चलो। अरे
तो जो डर होता है वो डर तब खत्म होता है जब आप निर्भीक हो जाते हैं, किसी चीज से खौफ नहीं होता। क्या होगा? कुछ नहीं, एक बार नहीं होगा तो बार, बिल्कुल इससे डर जाते हैं कि नहीं होगा तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, से हो जाएगी। बिल्कुल यही समझान दे, नहीं हुआ एक बार, नहीं हुआ दूसरी बार प्रयास करेंगे। यस, सर प्रयास तो करते रहो। उससे बहुत को एंडरसन ने बल्ब बनाए थे, कितने बल्ब फ्यूज हुए। बिल्कुल लोग कहते थे बेवकूफ इतने बल्ब फ्यूज कर दिए, वो कहता आप बेवकूफ हैं। आपको सिर्फ एक चीज पता है कि 2 चीजें मिला के बल्ब जलता है, मुझे कम से कम 2500 चीजें पता है कि किन से बल्ब शॉर्ट होता। हाँ, तो पहले तेरे- से भी तो सीखता। तेरे से भी मैंने सीखा। बिल्कुल सर, तो ऐसा नहीं है, वो इस बार यदि नहीं होगा तो अगली बार सीखेगा, क्या चीज की कमी रह गई। बिल्कुल हर आदमी पहली बार में नंबर 1 आना चाहता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये प्रॉब्लम हो। उससे उतनी है ना, हर आदमी चाहता, नहीं आता तो फिर वो निराश हो जाता कि मैं नहीं आया। नहीं आया तो भाई गेट तो उतना ही सा है ना, उसमें से निकलेंगे तो 5, 10, 20, 25 ही ना, वही समझ सभी कैसे निकल पाएंगे? कुछ लोग रह जाएंगे, वो अगली बार निकलेंगे। हो सकता है। दरवाजा थोड़ी बंद हुआ है, हाँ, दरवाजा बंद नहीं हुआ है। जो निकल गए वो निकल गए, अगली बार जो रहेगा उनसे कहा जाएगा ठीक है अब तुम सेकंड पारी में अब निकलोगे। तो जो उधर रह गए वो पेशेंस बने, वो मर ही जाए उधर, अब तो निकल ही नहीं पाया, अब तो निकलूंगा नहीं, गेट थोड़ी खत्म हो गया, निकलेंगे आप तब तक वो वेट कीजिए। तो जो पेशेंस का आप बता रहे, पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो दूसरी चीजों से जुड़ा नहीं है। थिएटर करे, गेम खेले, स्विमिंग करे, 4 लोगों से मिले, सब चीजों से, ये भी तो सिखाता है सब कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ऐसी किताबी चीज पढ़ाई सिखाई जाती है। ये तो सर आपको समाज में रहना, लोग फ्रेंड्स के साथ जाना, ग्रुप में बैठ चलाते हैं, सबसे पहले होता है देशभक्ति, 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 सब ये पढ़ा के देशभक्ति आती है। नहीं सर, वो तो इंटरनेट। देखो भी तो, करके भी तो देखो देशभक्ति कैसे होती है। सही बात है। सिर्फ किताब में पढ़ रहा है देशभक्ति के 5 पॉइंट, इस तरह से देशभक्ति होती है, ये करो तो देश के लिए जान न्यौछावर होती है। भगत सिंह की फोटो देखो कैसे देशभक्ति की थी, देखो चंद्रशेखर आजाद, देखने से आजाद बनते हैं क्या? सर करना पड़ता है, कर्मा से सब करोगे तभी उन होगा। बच्चों को थोड़ा सा निकालो, उनको कहीं पिकनिक पर ले जाओ, कुछ डेमो कराओ, बिल्कुल सर। डेमो बहुत जरूरी, दिखाओ तो देखो क्या एंजॉय, दुनिया कितनी सुंदर है। सर हम यही बोलते हैं कि तुम यहाँ इंदौर में एक छोटे से गांव में रहते हो, बाहर निकलो, देखो लोग क्या क्या करते हैं, और वाकई भी सर इतनी सुंदर है दुनिया, उसको देखो ना जाके, कुछ सपने रखो, आगे बढ़ो, और उसके लिए सर मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम कहते हैं हमारा हिंदुस्तान है, देश हमारा इतना, आपने देखा देश कितना खूबसूरत है? देखा ही नहीं। देखा यही। तुम्हें कैसे मालूम देश अच्छा है? मेरा भारत महान, कैसे पता भारत महान है? देखो तो सही। बताओ, हमारे देश में ये गदियां हैं, हमारे देश में ये पहाड़ है, ये इसमें गया था चिनार का, मैंने देखा। बिल्कुल सर। सर हम लोग कश्मीर गया, जब हम बताते हैं ना तो बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम देखो वहाँ कितना सुंदर है भैया। हम हिमाचल गए, हमने बच्चों को बताया, बच्चों जाओ देखो प्राकृतिक सुंदरता, देखो आप बर्फ कर इसीलिए ले जा फील कराने के लिए। देखो, सही बात। देखो हम कहाँ हैं, देखो कहाँ है दुनिया, कहाँ जा रही है। राजा महाराजा किले देख कर देखो कितनी ऊंची सोच होती, वही सब। वहाँ बड़े बड़े ऊंचे 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 दरवाजे क्यों बनाते थे, ऊंचे हॉल क्यों बनाते थे? पर सर प्रश्न भी तो यही आते हैं। यस, जो जनरल, जो अपन जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो, तो आप किसी जगह जब चले गए तो आपको ऑटोमेटिक उसकी सोच पूरी लोगों की कम हो, इसलिए सोच लोगों की, सोच के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी हमारा इन छोटी सोच का होता जा रहा। सारे होटल्स की छत नीचे होती जा रही, बिल्कुल कमरे की रूप नीचे होती जा रही, उससे सोच हमारी छोटी हो रही। आप राजा महाराजाओं के पैलेस में जाइए, ऊंचा आप देखते सब तो बड़ा की सोचिए, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। सही बात है। आप सोची छोटा छोटा कमरा, तो आदमी सोचे ऐसे ही बोल, ऐसे ही होता होगा, कितने नीचे छत आती जा रही। बड़े बड़े दरवाजे में सोच बड़ी होती थी राजा महाराजाओं की। सही बात। कि ऊंचा जब निकलेंगे, जब बैठेंगे तो ऊपर तक देखेंगे। आप देखिए, आप किसी शोरूम में जाते हैं, कैसा देख के कुछ होता है। सो आज के समय में देखिए, आपको अपनी मार्केटिंग खुद करना पड़ती है। मार्केटिंग, आज सोने को मार्केटिंग की किसकी जरूरत है? सोने को जरूरत है कि नहीं, चौराहे पर तो सोना खुद दिखेगा। बिके। तो फिर सोने के लिए करोड़ों की ज्वेलर्स की दुकानें क्यों खुली हैं? सोने को भी अपनी मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। सोना भी कहता है मुझे बेचने के लिए शोरूम बनाओ, नहीं तो नहीं बिकूंगा। सही बात है। तो आदमी को भी अपने आप को बेचने के लिए अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि मुझे लेने से आपकी कंपनी कैसे 10 लाख से 50 करोड़ तक पहुंचेगी। सर एसएसबी का एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जब बच्चे जाते हैं तो वो, हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट हो या नहीं हो, वो बंदा यही देखना चाहता है
आपको बाकी क्या आता है Yeah. क्या नहीं आता उसको कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस। और उसको जो भी हो आप जैसे भी हो और सर वही है ना कि जितने ऑनेस्ट रहोगे, सच्चाई के साथ बोलोगे तो सर सामने वाले तक बात जाती है। बच्चे डर जाते हैं, मैंने बोला डरना नहीं है, सच्चाई है आपके पास, जो भी है जितना भी आता है सच्चाई के साथ उतना बोल दो आप, ये तो क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा सर आपको। बिल्कुल। तो ये चीजें रहती है सर। और वो लोगों को मैनिपुलेशन करना नहीं आता, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वे टू टॉक, वाई टू टॉक, वेयर टू टॉक, ये आप पढ़ते होंगे बिल्कुल बिल्कुल कि किस समय किससे क्या बात करना चाहिए। यदि ये सारे पैरामीटर फिक्स होते हैं 100% आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। किससे बात कर रहे हैं पहले ये विचार करके आना, आप किससे बात करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, क्यों बात करने जा रहे हैं, कब बात करने जा रहे हैं, कहाँ बात करने जा रहे हैं, प्लेस क्या है। कुछ भी कहीं पे भी ऐसे ही बोल देंगे आप, प्लेस देखो कहाँ बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करने जा रहा हूँ, कहाँ बात करने जा रहा हूँ, अकेले में जा रहा हूँ कि भैया 5 एक वर्ल्ड के लोग बैठे हों, क्या बात करने जा रहा हूँ, घटिया बात तो नहीं करने जा रहा साहब, वो 2000 रुपए का वो नहीं आया कैसे आधार कार्ड, सही है। क्या बात करने जा रहा है, क्यों बात करने जा रहा है, आप ये पहले से डिसाइड कर लिए 100% सक्सेस होके आती। लोग प्लान करके नहीं जाते मैं जाके हो रहा हूँ, बिल्कुल प्लानिंग नहीं होता है सर, सही बोल रहे हैं। फिर दूसरा आकाश सबसे लास्ट में डिमांड, आप डिमांड नहीं करते, आप बताते रहते हैं मैं ये हूं मैं हूं मैं हूं, वे अच्छा अच्छा क्या चाहते हैं, आपको उस नौकरी दे हो, आप डिमांड नहीं करते, मैं ये चाहता हूं, मुझे ये चाहिए। आप माँ भी जब दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोता है, आप सिर्फ अपने आप को बता के आ जाएंगे, क्लोजिंग प्रॉपर नहीं करेंगे कि मैं क्यों आया हूं सर आपके पास, मेरा मकसद क्या है, तो वो आप मांगिए, आज नहीं कल मिलेगा, मांगिए सर मैं सर मैं ये किया हूं और मुझे सर ये चाहिए। हाँ इतना मतलब मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ। बिल्कुल सर, कुछ भी दे दो सर, याद कुछ भी दे दो सर, घुस तो जाए। ये लोगों की यहाँ पर एक मेंटली घुस तो जाऊं, अरे यार तूने मतलब आपने पढ़ा होगा कि MBA PhD किए लोगों की एप्लीकेशन चपरासी के लिए आई, बिल्कुल सर। हाँ क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगा कि घुस तो जाऊं, अरे फिर आपने PhD क्यों किया था, सही बात है। मत करिए, छोड़ दीजिए। मुंबई में फिल्मों में कई लोग ऐसे हैं जो कि मर जाएंगे लेकिन वो छोटा काम नहीं करते, वो कहते हैं मेरे ऊपर ब्रांड लग जाए, यार ये तो एक्स्ट्रा का काम करता है, वो कहता करूंगा तो फिल्म करूंगा, मैं डिसाइड करके करूंगा तो सीरियल करूंगा। कई लोग होते हैं साहब डे 1 डे 2 डे का भी कर लूंगा, पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा पीछे के लिए बुलाते हैं कि चलो बैकअप के लिए जरूरत है, पीछे होटल में पासिंग में खड़ा होना, एक ग्लास लेके खड़े होना। लेकिन जो लोग कहते हैं कितने भी ऑफर आ जाते हैं छोटे छोटे 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार पर डे के, लेकिन कहते हैं नो सर जिस दिन वेब सीरीज का आएगा तभी करूँ, मैं तो खाली बैठा हूँ। सही है सर। तो इतना कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं है क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बनना क्या है, मुझे कि चपरासी बनना तो क्यों किया है, चपरासी तो वैसे ही मिल जाती है। और इतना पैसा खराब किया, समय खराब किया सर। जब आपका विजन वो है तो उसकी तैयारी करो और सॉलिड हक मांगो, आप अपना मिलेगा। आप हक ही नहीं मांगते, इसलिए बोलते हैं कि जोर से बोलो, प्रेम से बोलो जय माता, सही आते बोलो, आते बोलो जय माता, सफलता बिल्कुल तो बोलती हूँ। इसलिए जो वो थे ठाकरे शिवसेना के जी हैं। ठाकरे जी यही कहते थे कि कमबख्त तो किसी को मार नहीं सकते, तो कम से कम मारो मारो तो चिल्लाओ। अच्छा डरा दो उसको। हम लड़ेंगे लेकिन पीछे जो भीड़ है कम से कम ये तो चिल्लाओ, मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को। उससे आगे वाले का पावर बनता। पीछे खड़े करो ये भी नहीं बोल पा रहे मार, अरे तुम क्या मारोगे, तुम तो पीछे चिल्लाओ तो हमको सपोर्ट तो करो। सही बात है। तो तुम मार नहीं सकते तो मारो मारो तो बोलो। तो वो सारी निर्भीकता थिएटर सिखाता है। थिएटर में आप सारे कैरेक्टर करते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े, जितना अनुभव आपको थिएटर में होता है अपना कहीं नहीं होगा। आप बाप बनेंगे तो उसके बाद में आप पिता बनेंगे, फिर भाई बनेंगे, फिर सालों लग जाएंगे, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के पिता बनेंगे, बहुत समय लगेगा।
थिएटर में 3 घंटे के अंदर बाप बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, चाचा बन जाते हैं, ताऊ बन जाते हैं, सब बन जाते हैं और एंड में मर्डर भी कर देते हैं और गले भी मिल जाए। सही, तो थिएटर 3 घंटे के अंदर दुनिया का सैर कराता है। यस, ऐसे घुसे, ऐसे गए, बुरा किया, अच्छा किया, ऐसा किया, एंड में जाके आपने ही कह दिया ये नहीं करना चाहिए। इतना जल्दी ये गुट्टी जो थिएटर आपको डेवलप करने की है, वो गुट्टी अभी तक कोई चीज में नहीं है। बिल्कुल सर, इसीलिए सर सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट अभी भी दिल्ली सर, मुंबई में वो लोग थिएटर करते हैं, क्योंकि इतनी एज हो गई सर, वो वेल मैच्योर्ड है, वो कोई भी चीज लाइन में एज कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल सर, राजा रंग, और उनको देखना भी आता है सर, यस, एक दूसरे को भी। बराबर है, सब जमीन पर बैठते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब एक साथ चाय पीते हैं। पृथ्वी थिएटर में। बिल्कुल दिस सर। इज द डिफरेंस इन बिटवीन थिएटर एंड फिल्म। हाँ। थिएटर और फिल्म में यही अंतर है। फिल्म जो होता है वो लोगों को बड़ा छोटा का ज्ञान देता है। बड़ा एक्टर होगा, उसकी वैनिटी वैन अलग हो, उसका खाना अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा, उसका खाना अलग होगा। लेकिन थिएटर में बड़ा और छोटा सब एक साथ खाना खाते हैं। थिएटर एकता बताता है, समानता बताता, थिएटर अंतर नहीं बताता। 7 बजे बड़े आर्टिस्ट को भी आना तो छोटे को भी आना। बिल्कुल सर। मम्मी बताते ये ग्रेड का, ये बी ग्रेड का, इसको इतना मिलेगा, तुमको इतना मिलेगा। वहाँ ये चीज फील करा देते हैं, यार ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैं छोटा हूँ, या कोई ये नहीं कह सकता मैं बड़ा हूँ, छोटा हूँ। तो थिएटर वो चीज का डेवलप भी करता है साथ में। बिल्कुल सर। ये थिएटर की कहानी। बिल्कुल सर। तो सर लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी इंदौर की ऑडियंस को और हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या मैसेज रहेगा सर आपकी तरफ से? इंदौर ही क्यों, हाँ मतलब पॉडकास्ट तो इसके वर्ल्ड में सब बिल्कुल सभी जगह देख रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, जो जैसे मैंने आपको भी बताया, जो डर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं सर? देखिए, उसके लिए वही है कि आप अपने मन की बात जो आप 10 साल 15 साल बाद कहने वाले हैं, वो पहले दिन कह दीजिए कि आप क्या करना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। फिर जो आपने डिसाइड कर लिया उसको डेवलप करने के लिए निकल पड़िए, और उसको डेवलपमेंट करने के लिए थिएटर ज्वाइन करिए। चाहे आप एक्टर बने ना बने, थिएटर आपको किसी भी क्षेत्र में आपको डेवलप करने की विधा बताएगा। जी थिएटर जरूर करिए। थिएटर लिखना सिखाएगा, बोलना सिखाएगा। क्या आप अच्छा लिखना सीख गए, क्या अच्छा बोलना सीख गए, अच्छा परफॉर्म करना सीख गए, तो क्या आपके ऑफिस में काम नहीं आएगा? बिल्कुल सर। क्या आपकी फैमिली में काम नहीं आएगा? पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? यही तो है सर, यही खूबसूरत कपड़े पहन के बैठना होता है। यदि खूबसूरत कपड़े पहन के यदि पर्सनैलिटी होती तो महात्मा गांधी तो धोती पहन के हिंदुस्तान को आजाद कराए। बिल्कुल सर। हम नहीं करा सकते। उनका तो कुछ और सर, वो तो बाहर बताते हैं ना। आज भी हमने पढ़ा था कि गोलमेज जब सम्मेलन हुआ था, तो उसमें भी जब महात्मा गांधी की एंट्री हुई थी तो बहुत ऑब्जेक्शन लिया था सभी ने, क्योंकि वहां पे कंपलसरी था ड्रेस कोड, कि वो कोट पैंट में आना है, और वो तो हमेशा ऐसे ही रहते थे। तो वही सब की महात्मा गांधी ने धोती में ही क्यों रहते थे? सर नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। महात्मा गांधी ने प्रण किया था कि जिस दिन हमारी हिंदुस्तान की औरत, जिस दिन कपड़ों में जब तक नहीं आ जाती पूरी प्रॉपर, उसको कपड़ा खाना नहीं मिलता, तब तक मैं कपड़े कैसे पहन। अच्छा। मेरे हिंदुस्तान की औरत के बदन पर एक धोती तक नहीं, एक औरत थी पुटिंग धोती, तो उन्होंने अपनी धोती उसको दी थी। उसने कहा था आज से मैं सिर्फ धोती पहनी। ये प्रण होता है। सही बात। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आवरण की नहीं, आचरण की पूजा होती। बिल्कुल सर। आवरण की नहीं हो तो थिएटर करिए, एंजॉय करिए और सीखिए, सिखाइए, मल्टीप्लाई करिए। थिएटर इंस्टीट्यूट से कुछ सीखिए, बाहर जाके लोगों को सिखाइए, तो ये थिएटर का भी डेवलपमेंट होगा और आपका भी डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल सर। क्योंकि पढ़ाने से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। हाँ सर, बिल्कुल नहीं, किसी को सिखाने से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। तो आप जब किसी को सिखाने लग जाएंगे, जो सीख के आएंगे, तो डेफिनेटली आप किसी को सिखाने जाएंगे तो आप भी 4 चीजें आप पढ़ के जाएंगे। बिल्कुल सर, पूरी तैयारी से जाना पड़ता। आपका भी डेवलपमेंट चालू हो गया। टीचर भी जब पढ़ाने जाता है तो पढ़ के जाता है, तो उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। जी सर। रेगुलर, तो रेगुलर डेवलपमेंट करना है तो थिएटर करनी। बिल्कुल सर। रेडियो करिए और एंजॉय करिए। ये सब चीजें आपको एंजॉय कराती है। जैसे एक्सरसाइज होती है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्विमिंग होती है। एक अकेली एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें एक्सरसाइज तो होती है लेकिन पसीना नहीं निकलता। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं होती, सब में पसीना निकलेगा,
सिर्फ स्विमिंग ऐसा होता है जिसमें एक्सरसाइज होती है, पसीना नहीं निकलता। थिएटर वो एक्सरसाइज है जिसमें एक्सरसाइज तो होती है लेकिन आपका एंटरटेनमेंट भी है। बिल्कुल सर, किसी थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सर अभी फ्यूचर प्लान क्या है सर, एक थोड़ा सा जानना है। नेक्स्ट प्लानिंग हमारे प्रोजेक्ट है हर 2 महीने में एक हिंदी थिएटर करना, और मैं करीब 85 शोज कर चुका हूँ अभी तक जी हिंदी प्ले। हाँ, मेरा ये है कि मैं 100 प्ले करना चाहता हूँ। अच्छा, जी है, सेंचुरी लगानी है। यस, वो करना चाहता हूँ, वो जल्दी हो जाएंगे। हमारी पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है। इट्स ए टीम वर्क। जी बिल्कुल, थिएटर देखिए टीम वर्क करना भी सिखाता है। परिवार में 2 लोग साथ में नहीं रह पाते, थिएटर में 20-20 30-30 लोग एक छोटी सी जगह में रोज आते हैं, रोज बैठते हैं, रोज, तो ये सामंजस्य भी सिखाता है। बिल्कुल सी कितना कोऑपरेशन, फिर टीम वर्क, लीडर की बात आप लीडरशिप ये सिखाता है। एक डायरेक्टर आपको कहता है, आप तुरंत समझते हैं। फिर आपको डिसीजन मेकर बनते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी आता है आपको। जल्दी सीन बदलना है, कपड़े बदलना है, लाइट चेंज हो रहा है, म्यूजिक चेंज हो रहा है, हम जल्दी उसको चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये भी चेंज करना होगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ डेवलप होती हैं। बिल्कुल थिएटर करिए और आगे जाके मैं 100 प्ले करूंगा। और अभी जैसे गोदान कर रहा हूँ, उसके बाद में मेरा गबन है मुंशी प्रेमचंद का, तो उसके बाद मैं झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी है, एक बार कर चुका हूँ कोविड में। जी, सांसद लालवानी जी हैं, उन्होंने करवाया था उसको कोविड के समय में। और इस तरह से हर 2 महीने में एक हिंदी प्ले करता हूँ। और हमारी इंस्टीट्यूट की खासियत ये रहती है कि इंदौर में जो किसी की नहीं है, कि मैं थिएटर के आर्टिस्ट का चयन ऑडिशन के जरिए करता हूँ। ऑडिशन से फिल्में सुने होंगे आपने, थिएटर नाटकों का ऑडिशन सिर्फ रंगमंच ऑटो ड्रामा करता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे वही 10-5 कलाकार सालों से काम करते रहें और करते रह जाएं। वही बस मैं चाहता हूं कि हर नाटक में एक नया कलाकार है, क्योंकि एक टीचर की ग्रोथ तभी होती है जब उसका स्टूडेंट मल्टीप्लाई होता है, और वहीं रुक जाएगा और वो जाने नहीं देगा ये मेरा अच्छा स्टूडेंट ये चला जाएगा तो अब मेरा क्या होगा। ये डर जिसे टीचर के अंदर हो गया, उस दिन टीचर वो टीचर नहीं होता। सर हम भी हमारी क्लास में यही बोलते हैं, तुम जाओ यहाँ से, हमको नहीं चाहिए तुम ज्यादा दिन। 6 महीने की तैयारी, ऐसी तैयारी की लास्ट युद्ध है लाइफ का, अभी नहीं तो कुछ भी नहीं, और जाओ, हमको तुम्हारी शक्ल नहीं देखिएगा। आपका ही प्रचार से कहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े जाओ। बिल्कुल सर, तो इस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा तो वो आगे बढ़े। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सर आप, हम जानते हैं सर आप काफी बिजी हैं, तो अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए रंगमंच ऑटो ड्रामा करीब 30-35 सालों से इंस्टीट्यूट रेडियो जॉकी और थिएटर की लोगों को एक विधा सिखाती रही है, जिससे कि हमारी संस्कृति हमारे से जुड़ी रहे, और फिल्मों से जो लोगों का फिर अरुचि होती जा रही है और लोगों का लगाव थिएटर की तरफ हो, क्योंकि थिएटर लाइव है। थिएटर का मज़ा वही है जो मज़ा रात को 2-2 बजे तक हम किसी वीडियो चैट करते हैं, और चैट करने के बाद में जब फ़ोन रखते हैं तो रखते समय यही बोलते हैं कि यार मिलते हैं किसी दिन एक कप चाय पर। तो एक कप चाय का जो मज़ा है, जब वीडियो पर 2 घंटे बात हो रही तो चाय की कसक कहाँ रह गई। तो जो मज़ा सामने बैठ के बात करने का है, वो मज़ा वीडियो में तो नहीं है और वीडियो में नहीं है। बिल्कुल सर, वही थिएटर है। थिएटर में जो सामने लाइव देखने का मजा है, थिएटर जस्ट लाइक ए टच स्क्रीन, आप आर्टिस्ट की नोज को टच करके देख सकते हैं कि ये जिंदा है मुर्दा। बिल्कुल सर, तो थिएटर आपको वो अनुभूति देता है, उसका आप आनंद लेंगे। और जो चीज़ मैं कह रहा था कि हमारी इंस्टीट्यूट ऐसे कलाकारों को, ऐसे निर्धन लोगों को, ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाती है, और जो कि कुछ करना चाहते हैं उनको फ्री हम लोग डायरेक्ट करते हैं और उनको क्लास में उनको कोर्स कराते हैं। बिल्कुल, और उनको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, जिससे कि वो ले जाएं और अपना करियर देना। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और सर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं झाला सर, उनकी तरफ से भी सर आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।